गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 6 दिसंबर 2023 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और जो पहला आर्टिकल हमारा है वो बात कर रहा है यहाँ पे आपका कि कैसे जो करनी सेना के चीफ हैं उनको गोली मार की हत्या कर दी गई है उनकी, और उनके 3 जो असिस्टेंट गन जिन्होंने लिया हुआ था उनमें से एक को पकड़ा जा चुका है। कौन थे करनी सेना के अभी चीफ? राजपूत सेना है ये, एक श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेवा, और उनके जो चीफ थे वो थे सुखदेव सिंह गोमामेडी। हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ सरनेम का, क्योंकि राजस्थान का ये ग्रुप है। और इसके हिस्ट्री के बारे में हम एक्सप्लेन पेज पे पढ़ेंगे। तब तक दूसरा आर्टिकल हम देख लेते हैं इन हाईलाइट शॉर्ट के अंदर कि कैसे यूएस ने कंफर्म कर दिया है एनएसए का, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है, डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, कि उन्होंने पन्नन के इशू के ऊपर वहाँ पे बात की थी इंडिया में, और इंडिया ने ये बिल्कुल गारंटी दी है कि हम लोग अपनी इंक्वायरी यहाँ पे कमेटी बना चुके हैं, और हम भी अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं, आप भी अपनी इंक्वायरी करते रहिए, हम भी अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं, और हम बिल्कुल यूएस जो है, अमेरिका जो है, उनका बिल्कुल हम लोग यहाँ पे मिलके साथ देंगे। हम देख सकते हैं कि यूएस के जो प्रिंसिपल डिप्यूटी एनएससी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनका नाम है जॉन फाइनर, और हमारे जो उनकी मीटिंग हुई थी वो हुई थी हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर के साथ। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। यहाँ पे आर्टिकल लिखा गया है अमिताभ सिन्हा जी द्वारा, और ये बात करें कि कैसे 22 नेशन प्लेज टू ट्रिपल न्यूक्लियर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बाय 2050, इंडिया नॉट ए पार्ट ऑफ दैट पैक्ट। क्या बात करिए? है COP 28 की बात हो रही है। हम लगातार बहुत दिनों से न्यूज़ में देख रहे हैं COP 22 हो रहा है। कहाँ हो रहा है? दुबई में हो रहा है। दुबई कहाँ है? UAE के अंदर है। कब से हो रहा है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 28वीं बार हो रहा है, क्योंकि 28 लगा हुआ। तो पहली बार कब हुआ था? 1994 में हुआ था। किसके बाद इसको बनाया गया था? 1992 के अर्थ समिट के बाद इसको बनाया गया था अंडर UN डेवलपमेंट फंड के अंदर। कौन इसको बार बार ऑर्गेनाइज करवाता है? यूनाइटेड नेशंस मिलके, ये उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन काइंड ऑफ हम या इंस्टीट्यूशन मान सकते हैं कि वो करवाते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग देखिए बातें आ रही हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। मोस्टली जो कोप होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस और पार्टीज़, ये आपकी क्लाइमेट से और एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही होती हैं। और यहाँ पे अब नए नए मुद्दे आ रहे हैं, नए नए सोल्यूशन आ रहे हैं। उन्हीं कुछ सोल्यूशंस में से यहाँ पे 22 ऐसे देश हैं जिन्होंने एक नया अपना अलग से ग्रुप बना लिया है बाहर जाकर। ये कोप के अंदर का ग्रुप नहीं है, रेदर दे मेड इट आउटसाइड द कोप इंस्टीट्यूशन। एंड ये जो ग्रुप होगा, इन सभी ने बोला है कि ये जो इनकी न्यूक्लियर पावर की कैपेसिटी है ना, न्यूक्लियर पावर क्या होता है? यूरेनियम होता है आपका। उसको जब एटम को बार बार, एक आपका एटम है, आप उसको जब तोड़ोगे ना, ब्रेक करोगे, इसके आप 2 पार्ट कर दोगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब इनके टूटने से एक एनर्जी रिलीज होगी, और उसी एनर्जी को बस यहाँ पे कन्वर्ट कर देना है इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। ये होता है आपका न्यूक्लियर फॉर्म से बनाना इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये, और एक ही बात ये भी है कि ये जो न्यूक्लियर, हमें लगता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, प्लांट है, हाँ इसकी तारीफ़ें होती हैं क्योंकि ये बिल्कुल आपका इमिशन नहीं करता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि इमिशन फ्री आपका प्रोसेस हो जाता है, लेकिन ये रिन्यूएबल की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। आप इसको दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते हो, ये भी ख़त्म होगा तो ख़त्म हो ही जाएगा। तो ये उस कैपेसिटी में आता है। खैर, अभी हम बात करते हैं कि 22 देशों ने यहाँ पे एक संकल्प लिया है कि हम लोग मिल के 2050 तक जितना भी उनकी कैपेसिटी है न्यूक्लियर की, उसको 3 गुना बढ़ा देंगे, 3 टाइम्स मोर कर देंगे। लेकिन इंडिया ने यहाँ पे ये स्टेप के अंदर अपना पार्टनरशिप नहीं दिखाई है। ऑल्दो इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है। अगर इंडिया की आज हम बात करें तो इंडिया की स्टडी जो है एटॉमिक एनर्जी कमीशन, अनिल काकेडोर बोलते हैं, वो चेयरमैन है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, और उन्होंने बताया कि वैसे ही इंडिया की जो कैपेसिटी है वो 22 गीगावाट है अभी तक, और नियरली 7 वो और बढ़ने वाली है। 2070 तक तो हम लोग इसको 100 गुना बढ़ा देंगे, और 2032 तक ही हम इसको 3 गुना कर लेंगे। लेकिन जब इंडिया के पास ये कैपेसिटी भी है, जब इंडिया ये प्लान कर भी रहा है, फिर भी वो इस ग्रुप का पार्ट क्यों नहीं बना? क्योंकि इंडिया ने एक तरीके से प्लेज ली हुई है कि वो, इंडिया की ये है ही नहीं कि वो किसी और अलायंस को आउटसाइड कोप के प्रोसेस से जाके जोड़ ले। तो वो इसीलिए बाहर नहीं निकलना चाहता कोप के प्रोसेस से कि ठीक है हम जो करेंगे कोप में रह के करेंगे।
तो वो एक इंडिया का यहाँ पे स्टैंड था। इसके बाद देखा जाए तो जो डायरेक्टर जनरल है IEA के, उन्होंने ये बोला है कि पहला कोई इस तरीके का न्यूक्लियर एनर्जी समिट होने वाला है COP28 के आपके इवेंट के अंदर। और जो ये सबसे पहले समिट होगा ये होगा आपका ब्रुसेल्स में, नेक्स्ट मार्च के अंदर इसको दिखाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बात करते हैं। ये आर्टिकल हमारा न्यूक्लियर वाला कहाँ इंपॉर्टेंट था, GS पेपर 3 में भी इंपॉर्टेंट था इन रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और GS पेपर 3 में अगेन फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है एनवायरनमेंट के लिए कि एनर्जी का हम ट्रांजिशन करें तो कैसे करें। बहुत सारे इशू, क्लाइमेट चेंज इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड राइट नाउ। क्लाइमेट चेंज जो है आपका वो आज के समय का सबसे बड़ी समस्या है इस पूरे के पूरे विषयों में। और ये चीज़ समझने के बाद तो ये बात तो समझ में आ ही जाती है कि ठीक है, इससे सवाल आएंगे और हमें पता होना चाहिए कि इसके ऊपर हम क्या क्या जवाब दें, क्या क्या डाटा इनपुट करें। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि कह रहा है इंडिया CO एमिशन में रजिस्टर बिगेस्ट राइज फॉर सेकेंड ईयर। देखिए यहाँ पे भी एक डाटा आया है और उस डाटा के अकॉर्डिंग ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की एक हर साल स्टडी करवाता है, और वो जो स्टडी करवाई गई है ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट द्वारा, इसमें ये बात बताई गई है कि कैसे इंडिया जो है वो पिछले साल भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा था, लार्जेस्ट, और इस साल भी ऐसा ही कुछ लगने वाला है। स्टडी का मानना है कि 50 ऐसे देश हैं जहाँ पे बहुत सारा आपका जो कार्बन है वो काफ़ी मात्रा में रिलीज़ होती है, और उनमें से भी जो डेवलप्ड कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री है जैसे USA है, आपका चाइना है, इंडिया है, इन ये जो कंट्रीज़ हैं इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अभी भी कंटिन्यूसली बढ़ रही है। हालांकि अब हमें एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि ग्रोथ में और एक्चुअल नंबर्स में फ़र्क क्या है। देखिए जब हम बात करते हैं USA की, जब हम बात कर रहे हैं चाइना की, मैं आपको रियल डाटा ना देते हुए सिर्फ समझाने की प्रयास कर रही हूँ, तो डाटा को यहाँ पे ठीक मत मानिएगा। यहाँ पे है इंडिया, मान लीजिए USA एक साल में 100 आपका जो है केजीज ऑफ टन के हिसाब से कार्बन को छोड़ रहा है। चाइना इसी कैटेगरी के अंदर छोड़ रहा है 70, और इंडिया छोड़ रहा है इसी में 10। तो इंडिया अगर एक्चुअल नंबर में देखा जाए तो इनसे बहुत कम है, बहुत कम छोड़ रहा है इन सारी कंट्रीज से, ऑलमोस्ट 4% इन द वर्ल्ड। ऐसा कुछ डाटा पहले भी आया था। लेकिन जब ग्रोथ की बात होती है कि USA ओनली एक साल के अंदर, जहां वो 2021 में या 22 में उसने 100 किया था, उसने सिर्फ 101 कर पाया। ठीक है, अब अगर 101 किया है तो आप अगर हम परसेंटेज में इसको निकालेंगे तो ये आपका परसेंट हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1%, 1.1 समथिंग। अगर ऐसा ही चाइना का देखा जाए तो चाइना का हम देख पाएंगे कि कैसे चाइना ने ये डाटा बढ़ा के कर दिया एक साल में 84, जो कि अराउंड अप्रोक्सीमेटली कितना होगा 20%, या ज़्यादा 84 मैंने शायद ज़्यादा लिख दिया यहाँ पे, तो चलिए समझने के हिसाब से समझ लेते हैं कि 74 कर दिया, 84 नहीं किया, 74 किया है। तो ये डाटा कितना होगा अभी, तो ये होगा 10.4% के अराउंड, 10% उसकी ग्रोथ हो रही है। इंडिया की बात की जाए, अब इंडिया ने इसको बढ़ा के 10 से 20 कर दिया है मान लीजिए, तो ये सीधा सीधा जो डाटा है ये बहुत ज़्यादा है, अप्रोक्सीमेटली डबल हो गया है, या फिर 10 से 20 ना करते हुए तो हम मान सकते हैं कि 15 कर दिया है। ठीक है, 15 पे लेके आ गए हैं। अब हम ये देखें तो ये कितना ज़्यादा हो जाता है, ऑलमोस्ट 50%। हालांकि ऐसा है नहीं, ये जस्ट आपको एक नंबर दिखाना था कि वैसे तो इंडिया बहुत कम छोड़ रहा है, नंबर में एक्चुअल में बहुत कम है, लेकिन ग्रोथ में ज़्यादा है। ये ग्रोथ हमारी 50% नहीं है, ग्रोथ हमारी निकल के आई है 7%। एक्चुअल डाटा में जो ग्रोथ है वो 7% निकल के आई है, कि 7% से 2 साल हो चुके हैं, हर बार इंडिया जो है वो बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, अपनी जो मिशन है उसको बढ़ा रहा है। चाइना में कंपेयर किया जाए तो चाइना की ग्रोथ रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4% है, और पिछले साल तो जहां इंडिया बढ़ रहा था उसी समय पे चाइना जो हमारी काउंटर कंट्री है वो 1% से डिक्लाइन भी हुई थी, उसका कमी भी आई थी। तो ये एक कंसर्न का डाटा है। इसी तरीके से देखा जाए तो ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो ये अभी हम 1.5 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं ना, कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को ऊपर नहीं जाने देना है, लेकिन वो जाने लगा है, कभी कभी रोज के बेसिस पे चला जाता है, कभी कभी एक हफ्ते में एक बार चला जाता है। तो ये जो जा रहा है ना ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, रोज ही, मतलब कंटिन्यूअसली ये परमानेंट बन जाएगा कि इतना डाटा अभी जाएगा ही जाएगा, 1.5 डिग्री का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली बढ़ जाएगा।
और एनुअली हर साल में कभी ना कभी तो ये डाटा अभी फ़िलहाल बढ़ ही रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसीलिए यहाँ पे बार बार कहा जा रहा है कि कंट्रीज़ अपना काम करें और ध्यान दें इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आता है जो कि लिखा गया है सी राजा मोहन जी द्वारा, और ये कहते हैं इंडिया एंड जियो पॉलिटिक्स ऑफ एआई के बारे में बात चल रही है। अभी कहाँ इंपॉर्टेंट होगा, जीएस पेपर 3 अगेन किस चीज़ में है, इंफ्रास्ट्रक्चर एआई के अंदर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक एंड डेवलपमेंट। ऑलराइट, तो ये सारे इन सभी टॉपिक्स में मेंस में ये आपका पूछा जा सकता है। खैर सबसे पहले अब हम आते हैं कि बात क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आर्टिकल लिखा गया है ना वो थोड़ा कंपैरेटिवली लिखा गया है। जैसे एआई को यहाँ पे कंपेयर किया गया है न्यूक्लियर के साथ, न्यूक्लियर एनर्जी के साथ। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इंडिया के पास ना जब न्यूक्लियर बनाने का एक समय था, और एआई जो है, एआई का रेवोल्यूशन न्यूक्लियर के रेवोल्यूशन से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि न्यूक्लियर का जब उन्नति होती है और उसके जब एक्सपेरिमेंट होते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट आपके किए गए थे हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर। और हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर जब ये एक्सपेरिमेंट हुए थे तभी भी हमें पता है कि कैसे 1945 के अंदर आज तक भी उन लोगों को रेपरकशन यहाँ पे देखने पड़ते ही हैं, झेलने पड़ते हैं वो रेपरकशंस। और ऐसा ही अभी यहाँ पे एआई में भी होगा, जो कि एक उभरता हुआ अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन जब अलग अलग कंट्रीज़ यहाँ पे बात करें और एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब मिलिट्री के अंदर यूज़ की बातें होंगी तो मिलिट्री यूज़ में ये बहुत डेंजरस आगे आने वाले समय में दिखाई दे सकता है। फिर यहाँ पे कंपैरिजन होता है इंडिया के स्ट्रेंथ का, कि कैसे इंडिया के पास 1960 में ही ये ऑप्शन था कि वो अपने आप को एज ए न्यूक्लियर वेपन कंट्री बना सकती थी। ये ऑप्शन कैसे आया था, जब वहाँ पे यूएस के जो प्रेसिडेंट थे एफ कैनेडी, उन्होंने इंडिया के जो डिप्लोमेट थे उनके हाथों लेटर भेजा था इंडिया के अंदर। और उस समय जब यहाँ पे ये सब चल रहा था उस समय वो चाहते थे कि इंडिया जो है, यूएस उसको मदद करे न्यूक्लियर कंट्री बनने में, क्योंकि वो चाहते थे कि चाइना से पहले इकलौती कंट्री जो ऐसी होनी चाहिए वो इंडिया होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया के साथ उनके बेनिफिट ज़्यादा होंगे। चाइना एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काउंटर पार्ट उनको दिखाई दे रही थी कि कहीं वो हमारे ही खिलाफ ना हो जाए, और इसी वजह से इंडिया के पास ये ऑप्शन आया था। लेकिन इंडिया ने यहाँ पे अपना स्टैंड चाइना के प्रति ज़्यादा रखा। उन्होंने कहा कि नहीं, चाइना से अगर हम करेंगे, हम हाईली चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ट्रेड के लिए, या हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि उस समय पे नेशनल इंटरेस्ट को पीछे छोड़ दिया गया था। रियलिटी ये है कि राष्ट्र का जो हित था, असली हित, उसको पीछे छोड़ दिया गया था। और फिर जाके 2006 में ये बात देखी गई कि दोबारा से इंडिया न्यूक्लियर कंट्री बनता है। लेकिन इस समय तक वो यूएसए के साथ अच्छे संबंध नहीं बना पाता है, क्योंकि यूएसए के साथ जब मौका मिला था तो उस समय पे उसने चाइना को चुना। और अब यूएसए उसके ऊपर एज ए न्यूक्लियर कंट्री बनने के बाद और आर्म्स ट्रीटी जो है उसको तोड़ने की वजह से बहुत सारे यहाँ पे सैंक्शंस लगाए जाते हैं। छुप छुप के हमने किया था, और जिससे हमारी इकोनॉमी के ऊपर हद से ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे सी राजा मोहन जी बोलते हैं कि अगर पहले ये जो पास्ट में हो चुका है ना, वो गलती अब इंडिया दोबारा नहीं कर सकता। अब इंडिया का इतना ज़्यादा हमारे पास कैपेसिटी राइट नाउ हम नहीं चाहते हैं कि दोबारा से हमारे ऊपर बर्डन पड़े एआई की फील्ड में भी। जैसे पहले न्यूक्लियर की बात हुई थी, तो न्यूक्लियर जब नया नया बना था तो रशिया सबसे ज़्यादा एज अ पावरफुल यहाँ पे निकल के आया था। रशिया नाम लेना भी गलत है, यूएसएसआर, तब रशिया यूनाइटेड सोवियत ये था आपका फेडरेशन था। तो यूएसएसआर जो था वो एक प्रोमिनेंट चेहरा निकल के आया। फिर चाइना उसके बाद आ जाता है, यूएसए तो था ही। तो ये सब करने के बाद, लेकिन इस समय जब एआई की बात हो रही है तो एआई के ऊपर यूएसए और यूरोपियन यूनियन ज़्यादा डोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। ऑलराइट, यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन जो है वो ज़्यादा यहाँ पे अपने डोमिनेंस दिखा रहे हैं। और इंडिया के पास अभी ऑप्शन है कि इंडिया भी यहाँ पे बढ़ चढ़ के यूएस का साथ दे, अमेरिका के साथ लगे और अपने संबंधों को ठीक करे, और अपनी एआई की जो फील्ड है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करे। क्योंकि हमारे जो काउंटर है ना, हमारे जो पड़ोसी देश है वो यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, और उनसे अगर हम पीछे रहेंगे तो चाहे वो गलवान वैली का हमने देखा था प्रॉब्लम, या और देश में हम देख रहे हैं इजराइल गाजा में, या उससे पहले हम यूक्रेन रशिया का देख सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इंडिया के ऊपर भी यहाँ पे कुछ ऐसा खतरा आगे देखने को मिले। तो इसीलिए जैसा पहले भी
APJ अब्दुल कलाम द्वारा कहा जा चुका है कि वेपन जो है, न्यूक्लियर वेपन, वो होना बहुत ज़रूरी है खुद की सुरक्षा के लिए, ना कि हमें किसी को नुकसान पहुंचाना। तो उसी तरीके से AI का जो रेवोल्यूशन अभी आ रहा है, या फिर जो आपकी पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, औद्योगिक क्रांति आई थी, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आता है, फिर अब AI रेवोल्यूशन आ रहा है, जो कि आपका आर्टिफिशियल आपकी या फिर कृत्रिम हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल को, और इंटेलिजेंस की जो क्रांति है वो अब बढ़ रही है। उसमें इंडिया को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए दूसरे देशों की तरह। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं दिस फ्लड दैट फ्लड डल्ज इन चेन्नई एंड मेमोरीज ऑफ 2015। देखिए, हमें ये बात समझ में आ चुकी है कि एक जो साइक्लोन है वो अभी इंडिया के वेस्टर्न पार्ट जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का, वहाँ पे ये हीट हो चुका है। क्या नाम है साइक्लोन का? साइक्लोन का यहाँ पे नाम है आपका मिचुएंग। ये जो साइक्लोन है ये बे ऑफ बंगाल के अंदर बना था, और ऐसा ही कुछ पहले भी यहाँ पे देखा गया था 2015 में। 2015 की बात यहाँ पे जब बात की जा रही है तो कारण बताए जा रहे हैं कि 2015 में एक ऐसी फ्लड आई थी जिसके कारण काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी। इसमें भी साइक्लोन की वजह से जो अभी फ्लड आई है उसमें भी 17 लोगों की मौत यहाँ पे अभी तक हो चुकी है। तो देखिए, हमारे लिए क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ज़्यादा डिटेल ना बताते हुए डायरेक्टली आती हूँ कि ये पेपर ये आएगा कहाँ पे। फ्लड आ रही हैं, ज्योग्राफी का पार्ट है, तो GS पेपर 1 में आ सकता है। क्या पूछ सकता है कि क्या क्या कारण होते हैं फ्लड आने की, क्या कैसे आती है, किस रीज़न से, एंथ्रोपोजेनिक कारण क्या होते हैं, यानी कि जो मानव ने निर्माण किए हैं वो क्या होते हैं, इसके अलावा नेचुरल कारण क्या, प्राकृतिक कारण क्या होते हैं, रीजंस क्या होते हैं। सेकंड ये आपका आएगा GS पेपर 3 में, कहाँ पे आएगा? डिजास्टर मैनेजमेंट के, डिजास्टर कुछ हो गया है अब, तो अब उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। फोर्थ, सेकंड, इसके बाद थर्ड ये आ सकता है आपका GS पेपर 4 के अंदर। कैसे आएगा GS पेपर 4 में? आपको केस स्टडी दे दी जाएगी। केस स्टडी में पूछा जाएगा आपसे कि देखिए ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई है, ऐसे लोग फंसे हुए हैं, अब आप क्या करेंगे। जब तक आपको डिजास्टर मैनेजमेंट का नहीं पता है, ठीक तरीके का नहीं पता है कि किस तरीके से हमें उस चीज़ को अचीव करना है, तो हम केस स्टडी में लिख क्या पाएंगे। इसीलिए चलिए अब इसको एक बार UPSC के तरीके से देखते हैं, ज़्यादा यहाँ पे आर्टिकल की डिटेल में ना जाते हुए हम देखते हैं कि फ्लड होती क्या। फ्लड सबको पता है, फ्लड एक ऐसी स्टेट है हाई वाटर लेवल की जहाँ पे रिवर्स वगैरह में या जो जगह होती है वहाँ पे पानी ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर वो शहरों में या अलग अलग जगह पे आ जाता है, तो वही फ्लड होती है। तो कोजेज़ क्या क्या, सबसे पहले किसी भी चीज़ को अगर आपको ख़त्म करना है तो वो उसके जनक क्या है, कारण क्या है, उनके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे पहले हम बात करेंगे नेचुरल कॉजेज़ की। तो नेचुरल कॉजेज़ के अंदर जो आपके फ्लड के कॉजेज आते हैं वो होते हैं, पहले नंबर पे हम देखेंगे कि पहला जो नंबर है वो तो रेनफॉल ही है कि हद से ज़्यादा बारिश हो रही है। जैसे आज हम बात करें कि 200 mm से ज़्यादा की स्पीड से यहाँ पे बरसात हो रही है, इस जो ये आपका अभी जो फ्लड आई हुई है उसके अंदर, तो रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। सेकंड यहाँ पे होता है सेडिमेंट का डिपोजिशन हो जाना, कि रिवर्स वगैरह में सेडिमेंट जो है वो डिपोज कर जाते हैं और इसकी वजह से जो रिवर है वो वहाँ पे जा नहीं पाती और उसका पानी जो है वो बीच में ही रह जाता है। तो ये होता है कि रिवर की वजह से कोई फ्लड आ रही है। थर्ड यहाँ पे होगा साइक्लोन, जो कि हमारे केस में अभी बिल्कुल सही बैठ रहा है कि जो पानी है कोई कोस्टल एरिया का उसको ये साइक्लोन उठाता है और उसको उठा के सी वेव्स को एक साथ ले जाके अनयूजुअल जितनी हाइट पे उनको नहीं जाना चाहिए उस हाइट पे ले जाके उसको ले छोड़ देता है। इसका एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं अभी जो करंट आया हुआ है, लेकिन इससे भी जो सबसे बड़ा हमारा आज तक का डिस्ट्रक्शन करने वाला था वो था ओडिशा, और इसकी स्पेलिंग लिखनी चाहिए इस तरीके से क्योंकि नाम हो गया है चेंज। तो जो ओडिशा था वो 1949 के अंदर ओडिशा स्ट्रॉम आया था और वो उसने पूरी की पूरी स्टेट का जो था वो बहुत बुरा हाल किया था, बहुत कैटास्ट्रॉफिक लॉस हुआ था प्रॉपर्टी का, लाइफ का। तो ये होते हैं साइक्लोन। फोर्थ हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि जब कोई नदी अपना रास्ता बदल लेती है, पहले वो कहीं और से बहती थी लेकिन फिर वो दूसरी जगह पे जाके बहने लग जाती है बिकॉज ऑफ सेवरल आपके ज्योग्राफिकल कारण जो होते हैं उनकी वजह से। पांचवा हम देखेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट सुनामी। तो सुनामी जब आती है तो वो भी अभी जैसे कि यहाँ पे देखा गया है कि यहाँ पे जो साइक्लोन हुआ है आंध्र प्रदेश के अंदर वो इतना ज़्यादा अनयूजुअल क्यों था, क्योंकि वैसे जब साइक्लोन आता है तो उसको 14 से 16 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड के साथ निकल जाना चाहिए, लेकिन ये बहुत अनयूजुअल था क्योंकि ये 6 से 7 किलोमीटर प्रति आवर जो स्पीड होती है उसी पे बहुत स्लो जा रहा है और इसी वजह से बारिश जो है एक जगह पे वो हद से ज़्यादा हो पा रही थी। तो ऐसे ही खैर सुनामी था। अब हम देख लेते
हैं कि यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, यानी कि जो मानव ने बनाए हैं वो ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से यहाँ पे फ्लड आ जाती है। जैसे पहला एंथ्रोपोजेनिक कारण अब हमने क्या देखा था, 2015 का ये फ्लड जो आई थी, ये वहाँ की एक लेक थी जो बर्स्ट हो गई थी। अभी एक लेक तो जो बर्स्ट हुई थी वो सिक्किम में भी हुई थी, तो तीस्ता लेक जो थी, तीस्ता रिवर के ऊपर डैम था। तो ऐसे ही इस तरीके से यहाँ पे भी जब हो जाती है तो वो इंसान की वजह से होती है, वो डैम वगैरह बनाते हैं फिर उसको ठीक तरीके से रख नहीं पाते हैं। तो पहला कारण यहाँ पे होता है डिफॉरेस्टेशन। जब से इतना ज़्यादा जंगलों को काट दिया गया है, पेड़ों को काट दिया गया है, तो मिट्टी यहाँ पे बहुत कमज़ोर हो जाती है, पानी को रख नहीं पाती है अपने पास में, इसकी वजह से भी यहाँ पे फ्लडिंग आ जाती है। सेकेंड होता है ड्रेनेज का यहाँ पे कंजक्शन कर जाना, कि वो गलत तरीके से या फिर पुअरली डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन, ब्रिज बनाए हुए हैं, रोड बनाए हुए हैं, कैनल्स बहुत ख़राब हैं, उनका स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, वो रोक नहीं पाती है पानी के फ्लो में, जिसकी वजह से यहाँ पे फिर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि कैसे फ्लड आ जाती है। फिर थर्ड नंबर पे देखा जाए तो थर्ड नंबर पे यहाँ पे होता है पॉपुलेशन का प्रेशर। देखिए जनसंख्या जितनी ज़्यादा है ना, उतनी समस्याएं, उतनी बीमारियां हैं। तो पॉपुलेशन के प्रेशर की वजह से बहुत सारे लोग हैं, ज़्यादा मटेरियल चाहिए, जैसे लकड़ी ज़्यादा चाहिए, ज़मीन ज़्यादा चाहिए, खाना ज़्यादा चाहिए। इसकी वजह से, इन सभी कारणों की वजह से ओवर ग्रेजिंग होते हैं, यानी जो चराना होता है एनिमल्स को वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके ही लैंड का इंक्रोचमेंट भी हो जाता है, कि लैंड को हमें पता है कि वहाँ पे रहना सुरक्षित नहीं है, लेकिन फिर भी उसको साफ करके वहीं पे चले जाते हैं, तो लैंड इंक्रोचमेंट हो जाता है। फिर आपका ओवर कल्टीवेशन होता है, क्योंकि खाना ज़्यादा चाहिए तो अब उगाना भी ज़्यादा पड़ेगा, तो ओवर कल्टीवेशन की भी समस्या यहाँ पे है। फिर अगर हम देखें तो सोयल का इरोजन तो हो ही रहा है इन सभी कारणों की वजह से। तो ये सब सारे एक साथ मिलके बना देते हैं कि रिस्क जो फ्लडिंग का है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। फोर्थ नंबर पे यहाँ पे हम अगर निकालें तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो होगा पुअर वाटर एंड सीवेज मैनेजमेंट। तो ये भी एक इंसानों की वजह से होता है कि इनकी वजह से ज़्यादातर अर्बन फ्लड्स आती है, और वो काफ़ी फ्लैश फ्लड जैसी होती है, काफ़ी जल्दी आती है, काफ़ी जल्दी चली भी जाती है। लेकिन अब अगर मान लीजिए आपका मैनेजमेंट का बहुत अच्छा बना होता आंध्र प्रदेश के अंदर, तो ये पानी खड़ा ना होता, उसको मैनेज करके ड्रेन कर दिया गया होता। अभी तक ये 2-3 दिन से हो रहा है लगातार, तो ये भी एक समस्या कहीं ना कहीं होती है। अब यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी जा चुकी हैं कि कैसे इससे निपटारा कैसे किया जाना चाहिए। तो वो जो गाइडलाइंस है वो दी गई हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा। और फ्लड के मैनेजमेंट पे क्या क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चरल कुछ मेजर्स हैं जो लिए जा सकते हैं, कि स्ट्रक्चर के हिसाब से ही न लो। अब आप ये जो है ना, ये आपके मेंस के आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस आपके जीएस स्टडी जो केस स्टडी आएगी उसमें भी आप इसको देखिए। सबसे पहले स्ट्रक्चर के मेजर्स क्या क्या बनाए जा सकते हैं, जैसे रिजर्वोयर्स वगैरह, डैम्स वगैरह, वाटर स्टोरेज, इन सभी चीज़ों को पहले से ही अच्छे से बना देना चाहिए। सेकेंड होता है फ्लड की वॉल्स बनाओ, दीवारें बना दो या इम्पैक्टमेंट बना दो, सो दैट पानी जो है वो वहाँ से क्रॉस करके अंदर ही ना आ पाए। थर्ड होता है यहाँ पे ड्रेनेज की जो प्रॉब्लम है उसको इम्प्रूव करो, अच्छा करो उसे। थर्ड की जो ड्रेनेज इशू है वो यहाँ पे होना नहीं चाहिए। एंड फोर्थ यहाँ पे आएगा डाइवर्जन ऑफ द फ्लड वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करें कि आपकी जो फ्लड है ना उसको डाइवर्स कर दो। वो आ रही है एक तरफ, ठीक बात है, मान चुके हैं, लेकिन उसका बदल दो, मतलब सीवियस अगेन की उसको निकाल दो वहाँ से। एंड फिफ्थ क्या किया जाता है स्ट्रक्चर में कि कैचमेंट एरिया बनाइए, और वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन जो किया जा रहा था, इशू था, उसकी जगह अब एफॉरेस्टेशन कीजिए, यानी कि जंगल वगैरह, पेड़ वगैरह लगा दीजिए कि नहीं ये एरिया यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। नॉन स्ट्रक्चरल क्या क्या किए जा सकती है, तो स्ट्रक्चर के थे कि क्या क्या पहले होने चाहिए थे। अब नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो जैसे पहला मेजर हो सकता है, हमें जैसे साइक्लोन के बारे में पहले से ही पता था तो अर्ली वार्निंग दे दी जानी चाहिए। फूड प्लान जो है उसकी जोन बना देना चाहिए कि ये साइक्लोन आएगा 3-4 दिन के अंदर अंदर, बढ़ रहा था बल्कि 5 दिन पहले ही हम इसको पढ़ चुके थे। तो फ्लड का जो प्लान है ना जोन का, वो जोन हो जाना चाहिए था। अब जोन बन गया है, तो जोन बनने के बाद मान लीजिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हो सकता है ये जोन है, इसमें यहाँ पे फ्लड आ सकती है। अब यहाँ पे पहले ही आप क्या करिए, हेल्प जो है उसको रख दीजिए, फूड जो है वो उनको कर दीजिए कि आदमी फंसेंगे तो शायद उनको ज़रूरत हो सकती है। आप ड्रेनेज का कोई सिस्टम जितना जल्दी हो सकता है उतना प्रोवाइड करवाइए कि ये पानी आ तो जाएगा, अब इसको ख़त्म कैसे करना है यहाँ से, मतलब उसके इंतज़ार में मत रहिए, पहले ये काम करके रख लीजिए, अपनी तैयारी पहले ही रखिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड यहाँ पे हो सकता है फ्लड प्रूफिंग करना। अब फ्लड प्रूफिंग क्या होता है, फ्लड प्रूफिंग एक्चुअली में एक ऐसा प्रोन एरिया बनाना होता है कि ये यहाँ पे तो फ्लड आएगी, फ्लड जोन के अंदर तो
आपकी जो बाढ़ है वो आ रही है, लेकिन अब यहाँ के लोगों को अगर निकाल के कुछ हो सकता है तो उनको फ्लड जो प्रूफ्ड एरिया है वहाँ पे रखा जा सकता है। तो ये भी एक है कि ये मिटिगेशन में हेल्प करता है, डिस्ट्रेस का इमीडिएट रिलीफ दे देता है जो भी प्रोन एरियाज होंगे उनके लिए। थर्ड यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है फ्लड मैनेजमेंट प्लान्स की, जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज है ना, तो उनको खुद के अपने फ्लड मैनेजमेंट प्लान्स वगैरह बनाने चाहिए। फोर्थ यहाँ पे हो सकता है, फोर्थ यहाँ पे आएगा आपका इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, कि जो भी इकट्ठा हो चुका है वाटर, अब उसका रिसोर्सेज का मैनेज कैसे किया जाए। तो ऐसे एम करना चाहिए कि पानी को मैनेज कर लीजिए, उसको बेसिन के अंदर या किसी वाटर शेड जो है कैसा बना दीजिए, उसको वहाँ पे निकालिए, फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दीजिए। मतलब इस तरीके से यहाँ पे जल्द से जल्द काम होना चाहिए। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ कि फ्लड की फोरकास्टिंग हो जाना, समय से पहले होने से पहले ही उसको बता देना और वार्निंग दे देना लोगों को कि बाहर ना निकलिए। देखिए वार्निंग यहाँ पे अब की बार वार्निंग की कमी नहीं थी, क्योंकि वार्निंग लगातार आंध्र प्रदेश में दी जा रही थी। ये जो लोग हैं शायद उन्होंने सुना नहीं, जाना नहीं, इस वजह से बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 17 लोगों की डेथ की खबर अभी भी आ चुकी है। अब हम देखते हैं कि जो आपका एनालाइज कर लेना चाहिए, 6 नंबर पे यहाँ पे क्या करना चाहिए कि वल्नरेबिलिटी को भी पहले ही एनालाइज करना चाहिए। इसी के अंदर ये पॉइंट लिखा जा सकता है, और रिस्क जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर भी फिर ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। और यहीं पे ये आर्टिकल होता है ख़त्म। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है सेंसेक्स, जीडीपी एंड इलेक्शन। क्या बोल रहे हैं, लिखा गया उदित मिश्रा द्वारा, कह रहे हैं कि यहाँ पे अभी पिछले जो कुछ दिन है ना, नवंबर के महीने से लेकर दिसंबर तक, तो बहुत 3 बड़े बड़े बदलाव देखे गए हैं। जैसे पहला बदलाव था कि नवंबर जो 30 है उस दिन पता चला कि इंडिया की ग्रोथ जो है सेकंड क्वार्टर की वो बहुत फास्ट हो रही है, 7.5% जीडीपी जो है वो उस तरीके से बढ़ रही है। इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। सेकंड यहाँ पे न्यूज़ आती है दिसंबर 3 को। दिसंबर 3 को क्या हुआ था, संडे का दिन था, इलेक्शन के रिजल्ट आए थे और बीजेपी जो है वो यहाँ पे प्रोमिनेंटली 5 में से 3 जो उनकी स्टेट्स है उनके अंदर जीत चुकी थी। तो ये एक अच्छी मतलब जो भी बात है वो बात यहाँ पे पता चलती है। थर्ड, अकॉर्डिंग टू ऑथर एक और अच्छी बात ये हुई है या बड़ी बात ये हुई है कि सेंसेक्स, जो इंडिया का सेंसेक्स है या जो स्टॉक मार्केट है, वो एकदम से बहुत उठा है। कैसे उठा है कि यहाँ पे ट्यूसडे की ये बात है, कल ही की बात है कि नियरली 2000 पॉइंट्स बढ़ चुके हैं। 69.296 पॉइंट यहाँ पे हो गया है। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ये सेंसेक्स है, यानी कि लोग जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसका कारण क्या, भी कह रहे हैं कि ये सब कुछ हो जो रहा है ये इंटरलिंक्ड है। जैसे जीडीपी की ग्रोथ बढ़ रही है तो लोग खुश हो रहे हैं, तो बीजेपी को ला रहे हैं वापस, बीजेपी वापस आ रही है तो लोगों को लग रहा है, इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो अब सेम रहने वाली है, पॉलिसीज जो सरकार ने चलाई हुई है वो बदलेंगी नहीं। और ये इसमें डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी आ जाते हैं आपके, और इसमें आपके इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं। उन सभी की वजह से फिर वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन कामों पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिनका उनको लगता है कि गवर्नमेंट जो है नहीं जाने वाली है। और जो ये पॉलिसी है, जो ये काम है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल काम है, जो भी है ये सेम ऐसे ही रहने वाले हैं। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी कोई भी यहाँ पे बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। ये सब बातें इन्होंने बताई हैं। और खैर चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। करनी सेना चीफ किल्ड द आउटफिट फ्रेस्ट। देखिए करनी सेना एक्चुअली में है क्या, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा। करनी सेना जो है वो ज़्यादा न्यूज़ में रही थी पद्मावत के समय पे, क्योंकि ये लोग क्या कह रहे थे कि पद्मावत जो मूवी आई थी उसके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया 2017 में। अगर सबसे पुरानी इसमें देखा जाए कि सबसे पुरानी करनी सेना यहाँ पे शायद कौन होगी, तो हम पाएंगे कि श्री राजपूत करनी सेना जो है SRKS, ये 2006 में बनी थी और ये शायद यहाँ पे सबसे पुरानी करनी सेना होगी। बनी क्यों थी, कारण जो था करनी सेना का बनने का, ये राजपूतों का एक समूह है, समझ में आ जाता है, अपने किसी काम के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जब ये बनी थी तो इसका काम था जाट्स जो लोग होते हैं राजस्थान के, क्योंकि राजस्थान में बनी हुई है, उनके साथ इनका विरोध होना। ठीक है, कहीं ना कहीं जाट के साथ जो ग्रुप है और राजपूत जो है उनका बहुत विरोध चलता है राजस्थान के अंदर भी और बाहर भी। और ऐसा ही यहाँ पे देखने को मिला जब एक हरफूल जाट जो होते थे, हरफूल जाट सिंह, राम सिंह और उनके अलावा आनंद पाल सिंह, इन जो 2 जाट लोग थे इनको मार दिया गया। जो एक राजपूत लीडर था आपका, राजस्थान का गैंगस्टर था, लीडर भी नहीं बोल सकते, गैंगस्टर था,
2015 के अंदर, सॉरी नॉट 2015, इनको मार दिया गया था। और ये जो मारा गया था ना, उसके बाद से ये और ज़्यादा यहाँ पे उठ खड़े हुए। और ये हरफुल जाट जो थे वो डिंडवाना गांव के थे, डिडवाना। और इसके बाद इनको मारने वाले जो थे वो भी राजपूत के इसी मंडोली और कलवी के अग्रीड लोग थे, इसी सेना के वो लोग थे। और उसी के बाद क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को जानते थे, तो जब ये इनकी डेथ कर देते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर आते हैं। डेथ क्यों की गई थी? क्योंकि कुछ लिकर का बिजनेस था, यानी शराब का बिजनेस था, जो वो चाहते थे कि इनको मिल जाए, जिन्होंने इन दोनों को मारा। और उनकी डेथ के बाद में यहाँ पे जब पॉलिटिकल लीडर्स ने इन जाट जो लोग हैं उनको सांत्वना दी, उनको बताया कि नहीं, हम लोग आपके साथ हैं। और जो भी राजपूत का नाम उस गैंगस्टर से आपका मिला हुआ होता था, उनको गिरफ्तार करने लगे। तो उसी के प्रोटेस्ट के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं कि उसी के काउंटर में यहाँ पे करनी सेना का जन्म होता है। और यही इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री थी। थोड़ा सा हमें बस पता होना चाहिए कि क्या है जब भी किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे नक्सल्स की बात हो, कुछ भी हो। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, इंडियाज़ इकोनॉमी टू बी थर्ड लार्जेस्ट बाय 2030 S&P ग्लोबल। S&P जो है ग्लोबल रिपोर्ट निकालती है, रेटिंग निकालती है। इनकी जो रिपोर्ट है उसका नाम है ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024, कि ग्लोबल क्रेडिट का आउटलुक कैसा होना चाहिए 2024 में, क्या आने वाला है। तो ये कह रहे हैं न्यू रिस्क न्यू प्ले बॉय, न्यू प्ले बुक, इंडियाज़ ग्रोथ पाथ टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो अभी बनने वाला है। इंडिया बहुत बड़ा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है। और 2030 तक ये देखने को मिलेगा कि इंडिया वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट आपका इकोनॉमी बन चुकी होगी, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी यहाँ पे बन चुकी होगी। और ये अच्छी बात है कि ठीक है, जो भी ये पैटर्न था पहले हम देख चुके थे कि पहली जो इंडिया की इकोनॉमी है वो 5वें नंबर पे आती थी। पहले पे आती है यूएस, सेकंड पे चाइना, थर्ड जर्मनी एंड फोर्थ जापान। और इस साल तक हम जापान जो है उसको पीछे छोड़ देंगे और इंडिया जो है 2024 के अंदर शायद फोर्थ नंबर पे आ जाएगी। और उसके बाद बढ़ के जर्मनी को भी पीछे छोड़ के वो 2030 तक बन जाएगी थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी, या फिर हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमी। और चलिए नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है और आज का लास्ट आर्टिकल है वो है व्हाई आर इंडियंस ट्रेडर आर वनरेबल टू राइजिंग निमोनिया केसेस इन चाइना। चाइना के अंदर बहुत सारे निमोनिया के केसेस बढ़ रहे हैं। चाइना के जो इम्पोर्टर्स हैं वो इसीलिए परेशान है क्योंकि चाइना जब कुछ रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगाने वाला है, कुछ बंदी हम बोल सकते हैं, तो इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा, इंडिया के जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं चाइना के इम्पोर्ट्स के ऊपर। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें लगता तो है कि हम मेक इन इंडिया पे काम कर रहे हैं और मेक इन इंडिया का काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन सच्चाई यहाँ पे ये है कि जितना गलवान वैली या जितना हम मेक इन इंडिया से काम कर रहे हैं, जब हम इंडिया के इंपोर्ट्स की बात करते हैं, यानी इंडिया ने जितना चाइना में भेजा है और चाइना ने जितना इंडिया में भेजा है, तो हम पाएंगे कि चाइना अपना सामान हमेशा ज़्यादा भेज रहा है और इंडिया से अपना सामान कम लेके जा रहा है। ये रेशो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। और जब इस रेशो में बात होगी तो ये भी समझ में आना जाहिर सी बात है कि जो चाइना के सामान के ऊपर इंडिया के अंदर लोग बैठे हुए जो ट्रेड करते हैं उनको यहाँ पे नुकसान होगा अगर जो चाइना है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। और चाइना के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लोग जो है वो हॉस्पिटलों में आपके जा रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं, क्योंकि निमोनिया के केसेस हद से ज़्यादा यहाँ पे बढ़ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं कंसर्न है इंडिया के अंदर भी, क्योंकि निमोनिया जो है वो आपका एयरबोर्न डिसीज़ है, यानी कि हवा से ये आपको लग सकती है और साथ में जैसे कि वायरस होता है। और इसीलिए इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी। सो ये एक छोटा सा कंसर्न यहाँ पे था। और थैंक यू सो मच जो भी अभी तक बने हुए, यहीं पे हमारा न्यूज़पेपर जो है वो ख़त्म हो रहा है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।